लाइफ साइंस सेड बुक एनालाइज का नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। तो अब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी के बाद में इस वीडियो के एंड में इससे रिलेटेड आईएमपी ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करेंगे। कोशिका सेल का मुख्य भाग जो कि जैविक क्रियाओं यानी कि वाइटल एक्टिविटीज का नियंत्रण करता है न्यूक्लियस होता है, जिसके बारे में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ने बताया या पता लगाया था। न्यूक्लियस ही कोशिका की समस्त मेटाबॉलिक क्रियाओं का नियमन करता है। इसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है, अतः यह आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण केंद्र होता है। न्यूक्लियस की प्रावस्थाएं यानी कि फेस ऑफ न्यूक्लियस। प्रत्येक कोशिका के जीवन काल में न्यूक्लियस की निम्नलिखित दो अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है इंटरफेस। यह मेटाबॉलिक फेस यह कोशिका की विराम यानी कि रेस्टिंग पीरियड है। इस प्रावस्था में कोशिका में न्यूक्लियस तथा साइटोप्लाज्म में कोई विभाजन नहीं होता है। इस अवस्था में न्यूक्लियस तथा साइटोप्लाज्म अधिक सक्रिय अवस्था में होते हैं, मतलब एक्टिव होते हैं। फिर होता है माइटोटिक फेज। यह कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन के समय की प्रावस्था है, जिसमें कोशिका का न्यूक्लियस तथा साइटोप्लाज्म विभाजन की स्थिति में होता है। फिर जानते हैं इसकी स्थिति। तो न्यूक्लियस की स्थिति विभिन्न प्रकार की कोशिका में भिन्न भिन्न, किंतु एक ही ऊतक की कोशिका में इसकी स्थिति निश्चित होती है। जैसे एडिपोज टिश्यू की जो सेल्स होती है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समीप यानी न्यूक्लियस जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है। सेकंड, जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होती हैं भ्रूणीय कोशिकाओं में कोशिका सेल के लगभग मध्य में होता है न्यूक्लियस। थर्ड है ग्लैंड्यूलर टिश्यू की कोशिकाओं में कोशिका के आधार के समीप होता है। अब नंबर्स देखते हैं कि प्रत्येक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स में। थर्ड है ग्लैंड्यूलर टिश्यू की कोशिकाओं में कोशिका के आधार के समीप होता है न्यूक्लियस। फिर आते हैं नंबर्स। प्रत्येक टिपिकल यूकैरियोटिक कोशिका में प्रायः एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, किंतु कुछ कोशिकाओं में यह दो या दो से अधिक या अनुपस्थित भी पाए जाते हैं। अब न्यूक्लियस की संख्या के आधार पर कोशिका के प्रकार जैसे टाइप, कैरेक्टर्स और एग्जाम्पल। टाइप, कैरेक्टर, एग्जाम्पल की इमेज मैं स्क्रीन पर शो करा दूंगा, आप उससे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद शेप पर देखते हैं कि न्यूक्लियस की आकृति कोशिकाओं के प्रकार के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। जैसे गोलाकार जिसे स्फेरिकल भी कहते हैं, सामान्यतः कोशिकाओं के इंटरफेस अवस्था में पाया जाता है। अनियमित यानी कि इर्रेगुलर ये WBCS में पाया जाएगा। इलिप्टिकल यानी कि प्रिज्मेटिक कोशिकाओं में पाया जाएगा इस प्रकार का न्यूक्लियस। चपटा यानी कि फ्लैटेंड ये जो होता है ये स्क्वेमस कोशिकाओं में पाया जाता है। अब इसका साइज, न्यूक्लियस का साइज भिन्न भिन्न प्राणी जातियों में यानी स्पीशीज के ऊतकों की कोशिकाओं में भिन्न भिन्न होता है। जैसे जंतु कोशिकाओं में सबसे छोटा न्यूक्लियस प्रायः 0.5 म्यू व्यास का तथा सबसे लंबा लगभग 1 mm तक का पाया जाता है। अब न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है, NP। समानतः प्रत्येक कोशिका में न्यूक्लियस का परिमाण या साइज उस कोशिका के न्यूक्लियोप्लाज्म के आयतन तथा कोशिका साइटोप्लाज्म के आयतन के मध्य उपस्थित रेशियो मीन्स अनुपातों के संबंध पर आधारित होता है। इस अनुपात को न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहते हैं, जो कि प्रत्येक कोशिका के लिए निश्चित होता है। न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स को निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स निकालने के लिए फॉर्मूला NP = VN/VC - VN, जहां VN वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और सेकंड VC वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। अब स्ट्रक्चर पर देखते हैं तो कोशिका के इंटरफेस अवस्था में यानी कि इंटरफेस स्टेज में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा अध्ययन करने पर न्यूक्लियस में निम्नलिखित संरचनाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। जैसे पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेकंड है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
इसे न्यूक्लियोलेमा भी कहते हैं। यह केंद्रक का बाह्य आवरण होता है, अतः इसे कैरियोथीका भी कहते हैं। यह कोशिका को अंदर से दो भागों में विभक्त करता है, जिसमें एक होता है बाहरी साइटोप्लाज्म भाग यानी कि एक्सटर्नल साइटोप्लाज्म पार्ट। यह है न्यूक्लियस का डायग्राम, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल इंटरफेस न्यूक्लियस। अब क्रोमेटिन धागे या न्यूक्लियर रेटिकुलम क्या होता है, तो स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये न्यूक्लियोप्लाज्म में अनेक महीन धागे के अनियमित जाल यानी नेटवर्क के रूप में पाए जाते हैं। इन क्रोमेटिन धागों का व्यास 40 एंगस्ट्रॉम से 150 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये क्रोमेटिन धागे कोशिका के न्यूक्लियस में केवल इंटरफेस प्रावस्था में दिखाई देते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये क्रोमेटिन धागे टुकड़ों में टूटकर तथा संकुचित होकर क्रोमोसोम्स में परिवर्तित हो जाते हैं। अब आएगा टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन्स तथा भीतरी न्यूक्लियोप्लाज्म भाग। अब यह मेम्ब्रेन स्वभाव यानी नेचर में सेमी परमिएबल होती हैं, जिसके द्वारा ही न्यूक्लियस और तथा साइटोप्लाज्म के मध्य भोज्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा अध्ययन करने पर निम्नलिखित संरचनाएं दिखती हैं। फर्स्ट है मेम्ब्रेन। यह प्रोटीन तथा लिपिड की बनी निम्नलिखित दो स्तरों की बनी होती है। फिर बाहरी मेम्ब्रेन होता है। इसमें यह बाहरी सतह होती है जो कि अनेक स्थानों पर साइटोप्लाज्म में स्थित एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया तथा गोल्जी कॉम्प्लेक्स की मेम्ब्रेन से संबंधित होती है। बाहरी मेम्ब्रेन की बाहरी सतह पर अनेक राइबोसोम लगे पाए जाते हैं। यह मेम्ब्रेन 70 एंगस्ट्रॉम से 80 एंगस्ट्रॉम तक मोटाई में होती है। अब आता है भीतरी मेम्ब्रेन यानी इनर मेम्ब्रेन। यह मेम्ब्रेन भी मोटाई में 70 एंगस्ट्रॉम से 80 एंगस्ट्रॉम तक की होती है। यह मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म के संपर्क में रहती है। इसकी भीतरी सतह पर राइबोसोम्स अनुपस्थित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के न्यूक्लियस की भीतरी मेम्ब्रेन की भीतरी सतह पर एक सघन पदार्थ का स्तर भीतरी डेंस लैमिना पाया जाता है। पेरी न्यूक्लियर अवकाश या पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या होता है? यह न्यूक्लियस की बाहरी और भीतरी मेम्ब्रेन के बीच का स्पष्ट अवकाश है, यानी कि बाहरी और भीतरी मेम्ब्रेन। यह 150 एंगस्ट्रॉम से 300 एंगस्ट्रॉम तक चौड़ा होता है तथा न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म के मध्य आदान प्रदान के मार्ग का भी निर्माण करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन छिद्र यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोर, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जगह जगह अनेक सूक्ष्म यानी माइक्रोपोर होते हैं, जिनका परिमाण विभिन्न कोशिकाओं में भिन्न भिन्न होता है। ये छिद्र लगभग 300 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम तक व्यास के होते हैं। फिर आता है कैलेंड तथा टॉपलिन। कैलेंड तथा टॉमलिन के अनुसार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन छिद्र से निम्नलिखित संरचनाएं संबंधित होती हैं, जैसे एन्यूलस। यह प्रत्येक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन छिद्र पर एक गोलाकार रचना होती है, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर पोर। ये एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, जिसमें कि पोर कॉम्प्लेक्स दिखाया गया है, राइबोसोम्स है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, फाइब्रस लैमेला है। अब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिया गया है, न्यूक्लियर इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और पेरी न्यूक्लियर स्पेसिस। फिर आता है एन्युलर सब्सटेंसेस। प्रत्येक एन्युलस 8 कणों तथा एक गोलाकार एमार्फस पदार्थ से मिलकर बना होता है, जिसे सम्मिलित रूप से एन्युलर पदार्थ कहते हैं। वॉटसन ने 1959 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन छिद्र तथा एन्युलर पदार्थों द्वारा निर्मित इस जटिल रचना को संयुक्त रूप से पोर कॉम्प्लेक्स नाम दिया। जंतु कोशिका में प्रत्येक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन छिद्र एक पतली मेम्ब्रेन से निर्मित डायाफ्राम द्वारा ढका रहता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की उत्पत्ति एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कार्य यानी फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यह न्यूक्लियस की आकृति तथा परिमाण यानी साइज को नियंत्रित करती है तथा कोशिका साइटोप्लाज्म एवं न्यूक्लियोप्लाज्म के मध्य एक भौतिक सीमा का निर्माण करती है। यह इन्वेजिनेशन के द्वारा कुछ
कोशिका अंगकों का निर्माण भी करती है यानी सेल ऑर्गेनेल्स। यह छिद्रों द्वारा साइटोप्लाज्म एवं न्यूक्लियोप्लाज्म के मध्य बड़े आकार के अणुओं यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स के आदान प्रदान को नियंत्रित करती है। जैसे न्यूक्लियस में निर्मित mRNA इसके छिद्रों यानी कि न्यूक्लियर पोर द्वारा साइटोप्लाज्म में पहुंचकर राइबोसोम के साथ प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम यह एक पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट एसिडोफिलिक न्यूक्लियर द्रव यानी न्यूक्लियर फ्लूइड होता है। इसमें क्रोमेटिन धागों का जाल तथा न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। अब इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो न्यूक्लियोप्लाज्म में मुख्यतः न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स जैसे कि राइबोन्यूक्लियेज, फॉस्फेटेज तथा डाइपेप्टाइडेज पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त इनमें न्यूक्लिक एसिड, खनिज लवण या कि मिनरल सॉल्ट्स तथा लिपिड आदि भी पाए जाते हैं। क्रोमेटिन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन धागे निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है यू क्रोमेटिन। इसके विशिष्ट लक्षण में ये इंटरफेस प्रावस्था में न्यूक्लियस में नेटवर्क के रूप में होते हैं। ये कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन के समय ही संघनित कंडेंस्ड होते हैं तथा विभाजन की टीलोफेस प्रावस्था में पुनः धागे के रूप में फैल जाते हैं। ये क्षारीय रंजकों यानी बेसिक और एल्कलीन डाइज द्वारा रंजित होते हैं। ये आनुवांशिक रूप से सक्रिय पदार्थ होते हैं जिनमें डीएनए प्रचुर मात्रा में होता है। सेकंड होता है हेट्रोक्रोमेटिन। इसके विशिष्ट लक्षणों में हिट्ज के अनुसार ये क्रोमेटिन के वे क्षेत्र हैं जो कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन की प्रत्येक प्रावस्था में संघनित रहते हैं। ये न्यूक्लियस में गहरे रंग यानी डार्क स्टैंड के क्षेत्र के रूप में स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये न्यूक्लियोलस के चारों ओर तथा परिधि यानी कि पेरिफेरल पार्ट पर पाए जाते हैं। इनमें डीएनए की मात्रा कम तथा आरएनए की मात्रा अधिक होती है, अतः ये आनुवांशिक रूप से कम सक्रिय रहते हैं। फिर आता है क्रोमोसेंटर। ये कोशिकाओं यानी कि सेल्स की न्यूक्लियस के इंटरफेस प्रावस्था में उत्पन्न कुछ ऐसे विस्तृत क्षेत्र होते हैं जो बेसिक फॉस्चिन द्वारा गहरे अभिरंजित हो जाते हैं। ये आकार एवं स्वभाव में क्रोमोमियर से अलग होते हैं। अब इसमें सेक्स क्रोमेटिन बॉडीज में इसके विशिष्ट लक्षण ये होते हैं कि ये विशेष प्रकार के हेटेरोक्रोमेटिन बॉडीज होते हैं जो अधिकांशतः मैमल्स की कोशिकाओं की इंटरफेस प्रावस्था में पाई जाती हैं। इन बॉडीज के बारे में कोबार और बार्ट्राम ने 1949 ने बार बॉडीज नाम दिया। बार बॉडीज सामान्यतः फीमेल्स की सोमेटिक सेल्स में पाई जाती हैं तथा दो XX क्रोमोसोम में से एक X क्रोमोसोम को प्रदर्शित करती हैं। ये बॉडीज पुरुषों यानी कि मेल्स के सोमेटिक सेल्स में अनुपस्थित होती हैं। ये स्त्रियों की कोशिकाओं में सामान्यतः परिधि की ओर स्थित होते हैं। इनका व्यास 0.8 म्यू से 1.1 म्यू तक होता है। महत्व सिग्निफिकेंस। इसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति द्वारा यूटेरस में ही लिंग निर्धारण किया जाता है। साथ ही अनियमित लिंग क्रोमोसोम्स यानी कि इरेगुलर सेक्स क्रोमोसोम वाले व्यक्तियों की जीनी लिंग निर्धारण किया जाता है। अब इसमें आएगा न्यूक्लियोलस। यह न्यूक्लियस के अंदर एक बड़ी गोलाकार यानी स्फेरिकल रचना होती है जिसकी खोज सर्वप्रथम फोंटाना ने 1781 ने की थी। अब इसका साइज तो न्यूक्लियोलस का परिमाण कोशिका की मेटाबॉलिक क्रियाओं से संबंधित होता है। जैसे जिन कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया सक्रिय यानी कि एक्टिव रूप से होती है उसमें यह अधिक बड़े आकार का होता है। जैसे न्यूरॉन, ऊसाइड, तंत्रिका कोशिकाएं तथा स्त्रावी कोशिकाओं में। अब जिन कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया बहुत कम होती है उनमें प्रायः यह अधिक छोटा होता है या अनुपस्थित होता है। उदाहरण के लिए स्पर्म, पेशी सेल्स, ब्लास्टोमियर आदि। अब नंबर्स देखते हैं तो न्यूक्लियोलस की संख्या अलग अलग जंतु जाति यानी स्पीशीज की कोशिकाओं के न्यूक्लियस में भिन्न भिन्न होती है। जैसे समानता कोशिकाओं में
प्रत्येक हैप्लॉइड सेट के क्रोमोसोम के साथ एक न्यूक्लियोलस होता है। एम्फीबियन oocyte कोशिकाओं में ये सैकड़ों की संख्या में क्रोमोसोम के ऊपर चिपके पाए जाते हैं। WBCS यानी कि लिम्फोसाइट्स तथा ग्रेन्युलोसाइट्स में एवं RBCS में ये अनुपस्थित होते हैं। इसकी पोजीशन की बात करते हैं तो सामान्यतः न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस की स्थिति अपकेंद्रीय होती है। ये प्रायः न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम के न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर या द्वितीयक संकीर्ण यानी कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भाग से संबंधित होता है। संरचना यानी स्ट्रक्चर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने पर न्यूक्लियस के अंदर एक सेमी सॉलिड रचना की तरह दिखाई देता है। डी रॉबर्टिस के अनुसार इसमें निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं, जैसे ग्रैन्युलर भाग, यह न्यूक्लियोलस का परिधि भाग है जो कि 150 एंगस्ट्रॉम से 200 एंगस्ट्रॉम व्यास के अनेक छोटे छोटे ग्रैन्यूल से मिलकर बना होता है। इस भाग में राइबोसोमल आरएनए यानी कि आरआरएनए पाया जाता है। इस भाग को राइबोसोम्स का प्रीकर्सर कहा जाता है। ये न्यूक्लियोलस का डायग्राम है जिसमें कि आरएनए फाइब्रिल होते हैं, ग्रैन्युलर पार्ट होता है, क्रोमेटिन पार्ट्स होते हैं और फाइब्रिल पार्ट्स होते हैं। इसके बाद फाइब्रिलर भाग, यह भाग 30 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम लंबाई वाले सूक्ष्म धागों के बने होते हैं। इसके सभी तंतु यानी फाइबर्स आपस में मिलकर एक स्पॉन्जी जालक यानी स्पॉन्जी नेटवर्क न्यूक्लियोनीमा का निर्माण करते हैं। इस भाग के तंतु यानी फाइब्रिल धीरे धीरे ग्रेन्यूल्स में परिवर्तित होते रहते हैं, अतः इनको ग्रेन्यूल्स का प्रीकर्सर कहते हैं। एमॉर्फस मैट्रिक्स, यह भाग प्रोटीन से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोलस क्रोमेटिन, ये न्यूक्लियोलस की परिधि पर पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियोलस के अंदर अनेक सूक्ष्म शाखाएं यानी इंट्रा न्यूक्लियोलर रेमिफिकेशंस के रूप में पाई जाती हैं। न्यूक्लियोलस का रासायनिक संगठन यानी केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोलस, ये निम्न प्रकार से होता है। जैसे न्यूक्लियोलस मुख्यतः आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है, जिसमें फास्फोप्रोटीन्स की मात्रा अधिक होती है। इसमें आरएनए राइबोसोमल आरएनए के रूप में पाया जाता है। इसमें डीएनए का भी एक वलय यानी कि रिंग पाया जाता है जो क्रोमोसोम से हेटेरोक्रोमेटिन क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इसमें आरआरएनए के संश्लेषण के लिए फास्फोरस प्रदान करते हेतु आर्थोफास्फेट भी पाए जाते हैं। इसमें अनेक एंजाइम जैसे एसिड फास्फेटेज, न्यूक्लियोसाइड फास्फोरिलेज तथा डीपीएन सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। न्यूक्लियोलस की बायोजिनेसिस, कोशिका विभाजन के प्रारंभ में प्रोफेज प्रवस्था में यह लुप्त हो जाता है, किंतु आगे यह विभाजन की टीलोफेज प्रवस्था के अंतर्गत प्री न्यूक्लियर बॉडी का निर्माण होता है, जो कि न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर भाग का एकत्रित होती है तथा आपस में जुड़कर न्यूक्लियोलस का संश्लेषण करती है। न्यूक्लियोलस के कार्य, यह कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरएनए का संश्लेषण राइबोसोमल यानी कि आरआरएनए को कोड करंद, क्रोमेटिन में राइबोसोमल जीन्स होते हैं। न्यूक्लियोलस में 2 प्रकार के आरआरएनए संश्लेषित होकर प्रोटीन के साथ के लिए न्यूक्लियस से संबंध, क्रोमेटिन में राइबोसोमल जीन्स होते हैं। न्यूक्लियोसोम्स के लिए न्यूक्लियस से संबंध, क्रोमेटिन में राइबोसोमल जीन होते हैं। न्यूक्लियोलस में 2 प्रकार के आरआरएनए संश्लेषित होकर प्रोटीन के साथ संबंध होकर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के अणु बनाते हैं, जो कि राइबोसोमल उप इकाइयों के प्रीकर्सर होते हैं। अब इसमें है न्यूक्लियस के फिजियोकेमिकल गुण यानी कि फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। तो इसका पीएच, तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से अधिक क्षारीय होता है। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी, न्यूक्लियस की स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिक साइटोप्लाज्म से अधिक होती है। फिर आता है विस्कोसिटी, यह भिन्न भिन्न कोशिकाओं के न्यूक्लियस से भिन्न भिन्न होती है। इसमें साइटोप्लाज्म के समान मरम्मत यानी कि रिपेयरिंग क्षमता नहीं होती है। न्यूक्लियस का रासायनिक संगठन, न्यूक्लियस में अनेक प्रकार के अकार्बनिक एवं कार्बनिक रासायनिक पदार्थ निम्नलिखित प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस,
बेसिक प्रोटीन। ये क्षारीय प्रोटीन निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोटामीन्स, एक होता है हिस्टोन्स। तो प्रोटामीन्स ये सरल बेसिक प्रोटीन है जिनका मॉलिक्यूलर भार कम होता है, इसमें बेसिक एमिनो एसिड आर्जिनिन होता है। फिर हिस्टोन्स ये सरल बेसिक प्रोटीन है जिनका मॉलिक्यूलर भार प्रोटामीन्स की अपेक्षा कुछ अधिक होता है, इसमें बेसिक एमिनो एसिड आर्जिनिन तथा लाइसिन होते हैं। प्रोटामीन्स तथा हिस्टोन्स प्रोटीन क्रोमोसोम के पोषण तथा उनके निर्माण में सहायक होते हैं। फिर अम्लीय या नॉन हिस्टो प्रोटीन्स ये मुख्यतः ट्रिप्टोफेन तथा टायरोसिन एमिनो एसिड होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर भार अधिक होता है, ये इंटरफेस न्यूक्लियस में अधिक पाए जाते हैं तथा विशिष्ट मेटाबॉलिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। ये क्रोमोसोम के रेसिडुअल प्रोटीन्स के समान होते हैं। न्यूक्लिक एसिड ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि आरएनए ये न्यूक्लियस में लगभग 1 से 2% होता है। दूसरा डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड ये न्यूक्लियस में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में डीएनए की मात्रा क्रोमोसोम्स की संख्या पर निर्भर करती है। फोर्थ है न्यूक्लियर एंजाइम्स, ये एंजाइम स्वभाव में अम्लीय तथा नॉन हिस्टोन होते हैं जो कि न्यूक्लियस की विभिन्न मेटाबॉलिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। मुख्य एंजाइम जैसे कि न्यूक्लियोसाइड फास्फोरिलेज, ग्वानेज, एस्टेरेजेस, एल्केनाइन और फास्फेटेज और न्यूक्लियोटाइड फास्फेटेजेस। लिपिड्स ये मुख्यतः लाइपोप्रोटीन तथा फास्फोलिपिड्स के रूप में पाए जाते हैं जो कि न्यूक्लियर मास का 3% से 10% भाग बनाते हैं। न्यूक्लियस के फास्फोलिपिड्स क्रोमोसोम्स के फास्फोलिपिड्स से भिन्न होते हैं। अब आता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी अकार्बनिक पदार्थ। न्यूक्लियस में ये पदार्थ न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ये कम मात्रा में होते हैं किंतु न्यूक्लियस मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं। ये सभी पदार्थ न्यूक्लियोप्लाज्म की अपेक्षा क्रोमेटिन में अधिक पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के कार्य यानी फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस ये कोशिकाओं का ब्रेन सेंटर कहलाता है क्योंकि इंटरफेस अवस्था में यह कोशिकाओं की अधिकांश मेटाबॉलिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। यह आरएनए संश्लेषण को नियंत्रित करता है। इसमें जेनेटिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल्स में डीएनए पाया जाता है, अतः यह कोशिका के सभी लक्षणों को भी बनाए रखता है। न्यूक्लियस की थ्योरी कंप्लीट होने के बाद इससे रिलेटेड कुछ आईएमपी ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि फर्स्ट है कोशिकाओं का वह भाग जो जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है कहलाता है। ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी बॉडी। तो इसका सही उत्तर होगा केंद्रक। फिर केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसके ऑप्शंस हैं बेंडा, अल्टमान, ब्राउन, वॉटसन तथा फ्रिक। तो इसकी खोज सर्वप्रथम ब्राउन ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका की सभी मेटाबॉलिक क्रियाओं का नियमन करता है जिसमें आनुवांशिक पदार्थ होता है? इसके ऑप्शंस हैं केंद्रक, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और डी है राइबोसोम। इसका सही उत्तर होगा केंद्रक। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण केंद्र होता है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या हरित लवक? तो इसका सही ऑप्शन है केंद्रक। फिर एडिपोज ऊतक की कोशिकाओं में केंद्रक किसके समीप पाया जाता है? ऑप्शंस हैं कोशिका के मध्य में, सेकंड है प्लाज्मा झिल्ली के समीप में, थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया के समीप में, फिर है राइबोसोम के समीप में। इसका सही उत्तर होगा प्लाज्मा झिल्ली के समीप में। 6th क्वेश्चन है सामान्यतः कोशिका की इंटरफेस अवस्था में केंद्रक का आकार कैसा होता है? चपटा यानी कि फ्लैटेंड, त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगुलर, अनियमित मतलब इरेगुलर,
और गोलाकार मीन्स स्फेरिकल। इसका सही उत्तर है गोलाकार यानी कि स्फेरिकल। 7th क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में सबसे छोटे आकार के केंद्रक का व्यास क्या होता है? 0.5 म्यू, 5 म्यू, 1.5 म्यू या 15 म्यू? इसका सही ऑप्शन है 0.5 म्यू। 8th क्वेश्चन है, केंद्रक में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना दिखाई देती है? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर झिल्ली, क्रोमैटिन जाल या उपरोक्त सभी? केंद्रक में ये सभी संरचनाएं दिखाई देती हैं, तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। न्यूक्लियोलेमा क्या है? केंद्रक का बाह्य आवरण, केंद्रक में भरा द्रव या केंद्रक के बाहर स्थित कोशिका द्रव? लास्ट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी आवरण, न्यूक्लियोलेमा। इसका सही उत्तर है केंद्रक का बाह्य। निम्नलिखित में से किसके द्वारा केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के मध्य भोज्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है? न्यूक्लियर झिल्ली द्वारा, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा, प्लाज्मा लेमा द्वारा या गोल्जिकाएं द्वारा? तो थ्योरी में हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियर झिल्ली के द्वारा ही भोज्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है, तो इसका सही उत्तर होगा न्यूक्लियर झिल्ली द्वारा।